एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम कवर करेंगे 20 जनवरी के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो अब शुरू करते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको पहले बहुत बार बताया है कि इंग्लिश और हिंदी अब हमने अलग अलग कर दिया है। तो इस चैनल पे अब हम आगे हिंदी में मूव ऑन करने वाले हैं। और जो भी हमारे इंग्लिश व्यूअर्स हैं, यानी जो इंग्लिश में इस वीडियो को समझना और पढ़ना चाहते हैं, वो हमारे नए चैनल जीके टुडे 2.0 को सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। चलिए शुरू करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 1, Which Indian state constituted the Justice Hema Commission? तो ये कमीशन फर्स्ट ऑफ ऑल किस चीज़ से रिलेटेड है? एक्चुअली 2017 में केरला गवर्नमेंट ने एक 3 मेंबर कमीशन बनाया था जिसकी चीफ थी जस्टिस हेमा, और 2 लोग और कौन थे? फॉर्मर ब्यूरोक्रेट KB वालसला कुमारी, और थर्ड पर्सन कौन थी? वेटरन एक्ट्रेस शारदा। ठीक है, तो ये क्यों बनाया गया था, क्या काम था इस कमीशन का? इनको बोला गया था कि जो भी वुमेन को प्रॉब्लम होती है उसके बारे में अपनी राय दें, मतलब रिकमेंड करें कि सरकार को क्या करना चाहिए। स्पेसिफिकली मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में, मतलब इस फिल्म इंडस्ट्री में वुमेन को जो भी प्रॉब्लम हो रही है, किस चीज़ से हो रही है, क्या मेजर्स लेने चाहिए, ये सारी चीज़ों को डिस्कस करने के लिए ये कमीशन को बैठाया गया था। और इसकी चीफ थी जस्टिस हेमा। ठीक है, तो ये 2017 का कमीशन अब क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि हाल ही में केरला की गवर्नमेंट ने 3 मेंबर का एक पैनल बनाया है ताकि वो देख सकें कि क्या रिकमेंडेशंस दिए हैं इस कमीशन ने और उस पर क्या फॉलोअप करना चाहिए और क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज़ में है और सही आंसर क्या हो जाएगा? केरला। अब केरला की कुछ बातें देखते हैं, क्यों न्यूज़ में था कुछ दिनों पहले केरला। सबसे पहली बात ये कि केरला में एक विलेज है जिसका नाम है कुंबालंगी, और ये बन गया है इंडिया का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज। ठीक है, मतलब यहाँ पे सैनिटरी नैपकिन्स का यूज़ नहीं करती हैं लड़कियाँ। तो एक्चुअली एक कैंपेन को यहाँ पे रन कराया गया था जिसके अंडर में मेंस्ट्रुअल कप्स दिए जा रहे थे लड़कियों को जो कि 18 ईयर्स की थी या फिर उनसे बड़ी थी, ताकि सैनिटरी नैपकिन का यूज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो हो सके। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सैनिटरी नैपकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है, इसलिए कहा जाता है कि इसका यूज़ हमें किसी भी तरह से कम करना होगा। इस वजह से ये कैंपेन यहाँ पे चलाया गया था। इसके अलावा याद रखिएगा कि कुंबालंगी एक और चीज़ के लिए जाना जाता है। क्या है वो? ये इंडिया का पहला मॉडल टूरिस्ट विलेज भी है। ठीक है, और ये विलेज कहाँ पे है? ये डिस्ट्रिक्ट एर्नाकुलम इन केरला। तो इस वजह से केरला न्यूज़ में था। इसके अलावा एक और चीज़ थी, केरला में एक डिस्ट्रिक्ट है कोल्लम, और यहाँ पे एक कैंपेन रन कराया गया है अभी हाल ही में जिसका नाम है द सिटीजन। क्या काम था इस कैंपेन का? एक्चुअली यहाँ पे कोशिश की जा रही है कि 7 लाख से ज़्यादा लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक पढ़ाया जाएगा। ठीक है, मतलब हमारा संविधान क्या है, क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। अगर आपके राइट्स का कोई हनन करता है, एक्सप्लॉयटेशन करता है, तो आप क्या कर सकते हैं। जो भी बेसिक्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, वो इनको समझाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एज अ इंडियन सिटीजन आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, और एम क्या है इस कैंपेन का? तो बेसिक मोटो ये है कि कोलम को ये टोटली कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहते हैं। कब तक? बाय 14 अगस्त मिडनाइट। इस वजह से कैंपेन यहाँ पे रन कराया गया। ठीक है, इसके अलावा हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई है जिसकी चीफ कौन हो गई हैं? जस्टिस इंदु मल्होत्रा। किस पर्पज़ के लिए ये कमेटी? हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर की विजिट जब पंजाब में हुई थी तो उस टाइम पे थोड़े उनके सिक्योरिटी को लेके इश्यूज उठ रहे थे, तो उसी चीज़ को यहाँ पे टैकल करने के लिए या फिर डिस्कस करने के लिए किस वजह से ये प्रॉब्लम हुई थी, क्यों उनकी सिक्योरिटी में इतना बड़ा सवाल उठा और आगे क्या हो सकता है ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम फिर कभी ना आए, इसी चीज़ के ऊपर पूरा एक तरह से रिव्यू करने के लिए इस कमेटी को बैठाया गया है। तो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इंदु मल्होत्रा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, माघ मेला 2022 इज एन एनुअल रिलीजियस फेयर हेल्ड इन विच स्टेट।
तो ये कौन से स्टेट का मेला है? एक्चुअली न्यूज़ में है क्योंकि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में इसको इनॉग्रेट किया गया है और ये 47 डेज का टोटल इवेंट होता है। इसमें एक्चुअली सारे पिलग्रिम्स जाते हैं और डुबकी लगाते हैं संगम के किनारे इन प्रयागराज, ठीक है। और जो संगम है, ऐसा माना जाता है कि सैक्रेड कॉन्फ्लुएंस है 3 रिवर्स का। कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना एंड सरस्वती, ठीक है। तो एक्चुअली मकर संक्रांति आपने सुना होगा, जो मकर संक्रांति मनाते हैं हम जनवरी मंथ में, उसी को मार्क करने के लिए इस ओकेजन का सेलिब्रेशन किया जाता है। इसके अलावा एक और फेस्टिवल हमने पिछले दिनों पढ़ा था जिसका नाम था गंगा सागर मेला। ये कौन से स्टेट में मनाते हैं? ये एक्चुअली पॉपुलर इवेंट है वेस्ट बंगाल का। और यहाँ पे भी मकर संक्रांति के दिन ही जो पिलग्रिम्स होते हैं वो गंगा सागर विलेज जाते हैं डुबकी लगाने के लिए। कहाँ पे? कॉन्फ्लुएंस ऑफ गंगा एंड बे ऑफ बंगाल, ओके। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश 2 चीज़ों की वजह से न्यूज़ में था कुछ दिनों पहले, क्योंकि इंडिया का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च किया गया है विलेज सिरोरा में, जो कि कहाँ पे है? गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। और इसको इनॉग्रेट किसने किया है? चेयरमैन ऑफ KVIC ने। कौन है? विनय कुमार सक्सेना, ठीक है। तो अब ये जो वैन है ये प्रोसेस कर सकती है लगभग 300 किलोग्राम हनी को सिर्फ 8 घंटे में। और इसके अलावा इन्होंने एक टेस्टिंग लेबोरेटरी का भी उद्घाटन किया है जो कि हनी की क्वालिटी को चेक करेगी, ओके। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि उत्तर प्रदेश ने 4 गांव को डिक्लेयर किया है एज रेवेन्यू विलेजेस। कहाँ पे? नेपाल के बॉर्डर पे। क्या आप बता सकते हैं कि इन 4 विलेजेस का नाम क्या था? ये न्यूज़ हमने पीछे बहुत डिटेल में कवर की थी किसी दिन, वहाँ पे मैंने आपको नाम भी बताए थे। प्लीज़ याद करिए और कमेंट्स में लिखिए। इन सब के अलावा याद रखिएगा 25वां नेशनल यूथ फेस्टिवल हाल ही में इनॉग्रेट किया है नरेंद्र मोदी ने। कहाँ पे? पुडुचेरी में, वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड द जागरूक वोटर कैंपेन? तो ये कैंपेन किसने चलाया है? हाल ही में ट्विटर ने इस कैंपेन को लॉन्च किया है और एम क्या है? ताकि लोगों को अपनी पावर्स का सही नॉलेज हो सके, ठीक है। तो ये किया गया है अंडर #असेंबली इलेक्शन 2022। इसके अलावा हमने देखा था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रोब जारी किया है किसके अगेंस्ट? गूगल के अगेंस्ट, क्योंकि ऐसा माना गया है कि गूगल अपने डोमिनेंट पोजीशन का गलत फायदा उठा रहा है। और कमीशन की बात करें अगर, तो कमीशन का कहना है कि गूगल ने सेक्शन 4 ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002 को वायलेट किया है, ठीक है। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 202 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई है किस पे? अमेजॉन पे। क्यों? क्योंकि ये सच को छुपा रहे थे और गलत स्टेटमेंट को प्रेजेंट कर रहे थे। और इन सब के अलावा एक और न्यूज़ देख लेते हैं। द कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इन्होंने अप्रूव करा है अभी हाल ही में 2nd फेज किसका? ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर स्कीम का, जिसके अंदर में 200 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट इंस्टॉल किए जाएंगे टोटल 7 स्टेट में। कौन से ये 7 स्टेट? गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। सो एस्टिमेटेड कॉस्ट इस स्कीम की कितनी है? 12,031 करोड़ रुपए। और जो भी कॉस्ट है उसका 33% दिया जाएगा एज अ सेंट्रल फाइनेंशियल हेल्प, ठीक है। आपको बताना है इसरो के नए चेयरमैन हाल ही में कौन बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ALH 84001 meteorite which was making news landed on the earth from which planet? तो ये मेटेराइट कौन से प्लैनेट से आया था हमारे अर्थ पे? एक्चुअली ये 1984 में प्लैनेट मार्स से आ गया था अर्थ पे। और उसके बाद इतने सालों तक जो साइंटिस्ट हैं वो ये डिस्कवर कर रहे थे कि जो भी उस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड है मेटेराइट पे, क्या वो ये साइन देता है कि मार्स पे कोई एंशिएंट लाइफ भी थी? मतलब क्या ऐसा कोई प्रूफ उस पर प्रेजेंट है जिससे हमें पता चल पाए? तो फाइनली एक स्टडी के हिसाब से जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें मिलते हैं इस मेटेराइट पे, ये कहते हैं कि हाँ कोई एंशिएंट लाइफ थी मार्स पे, ओके। तो बस इस वजह से ये न्यूज़ में था। सिंपली आपको इतना याद रखना है कि ये वाला जो ALH 84001 मेटेराइट है कौन से प्लैनेट से आया था? मार्स से, ठीक है। इसके अलावा WASP 103b, जिसको हाल ही में डिस्कवर किया गया है, इसको और क्या कहते हैं? याद रखिएगा, हॉट जुपिटर, ठीक है।
हमने ये भी देखा था कि नासा ने हाल ही में लॉन्च किया है अपना नया लेज़र कम्युनिकेशन रिले डेमोन्स्ट्रेशन। कहाँ से? केप कनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन से, जो कि फ्लोरिडा में है। ठीक है, तो ये नासा का पहला लेज़र कम्युनिकेशन सिस्टम है और ये नासा को बेसिकली हेल्प करेगा किसमें? ऑप्टिकल कम्युनिकेशन को स्पेस में टेस्ट करने के लिए। ओके, इसके अलावा हमने देखा था इंडिया का सेक्स रेशियो एट बर्थ इम्प्रूव कर गया है। कितने पॉइंट से? 19 पॉइंट से। तो 918 था कब? 2014 से 15 में, और फाइनली हो गया है 937 इन 2022-21। सो अभी अगर आपसे कोई SRB पूछता है तो आंसर हो जाएगा 937। और याद रखिएगा, तेलंगाना बन गया है इंडिया का पहला ऐसा स्टेट जो कि कवर कर चुका है 100% फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन। मतलब यहाँ पे हर इंसान को एटलीस्ट पहली डोज तो लगी चुकी है कोविड-19 वैक्सीनेशन की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया रिसेंटली अंडरटुक अ मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज इन द बे ऑफ बंगाल विद विच कंट्री? तो कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने इस एक्सरसाइज को अंजाम दिया है? तो ये हमने किया है जापान के साथ। तो इंडियन नेवल शिप्स शिवालिक और कदमत इस एक्सरसाइज में हिस्सा लेने गई थी और जापान की साइड से 2 डिफेंस फोर्स शिप्स थी, उरागा और हिराडो। ठीक है, तो एम क्या है? एम बेसिकली यही है कि दोनों ही कंट्रीज के बीच में जो भी पार्टनरशिप है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव और इन्हांस किया जाए। अब जापान के बारे में 3 बातें करते हैं जिसकी वजह से न्यूज़ में था कुछ दिन पहले। सबसे पहले जापान ने हाल ही में एक कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है जिसका नाम है इनमैटसैट 6F1। ठीक है, कौन से रॉकेट से किया था? H2A। ओके, तो ये 5470 किलो का सैटेलाइट है और इसको माना गया है कि सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट और मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो कि अभी तक लॉन्च किया गया है। ओके, इसके अलावा सेकेंड बात जापान के बारे में ये है कि हाल ही में इन्होंने डिक्लेयर किया अपना हाई डिफेंस बजट। कितना था? 5.4 ट्रिलियन येन। सिंपली आप कह सकते हैं $47.2 बिलियन। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इन्होंने मोर देन 1% ऑफ जापान GDP इसको रिलीज कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा जापान सिनकाकू आइलैंड की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। एक्चुअली ये आइलैंड है ईस्ट चाइना सी में, जिसको कि जापान ने बहुत दिनों से एडमिनिस्टर किया हुआ है, लेकिन चाइना और जापान के बीच में ये भिड़न चलती रहती है कि आइलैंड हमारा है, वो कहते हैं हमारा है। ठीक है, तो अभी हाल ही में क्या हुआ है, सीनियर डिफेंस ऑफिशियल्स हैं दोनों ही कंट्रीज़ के, उन्होंने पहली बार एक हाई लेवल डायलॉग मीटिंग अरेंज की और ये इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि एक हॉटलाइन बनाएंगे ताकि किसी तरह का लड़ाई झगड़ा ना हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक टू इशू पब्लिक फॉर्मोजा USD बॉन्ड्स? तो कौन सी ऐसी पहली कमर्शियल बैंक है इंडिया की जो कि फॉर्मोजा USD बॉन्ड्स को इशू करती है? आंसर हो जाएगा SBI, क्योंकि SBI ने $300 मिलियन रेज किया है फॉर दिस बॉन्ड्स। अब SBI क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि हाल ही में इन्होंने अपनी रिपोर्ट इको रैप पब्लिश की थी जिसके अकॉर्डिंग इंडिया की रियल GDP एक्सपेक्ट की जा रही है कि ये ग्रो करेगी बाय 9.5% इन द 2021 to 2022 फिस्कल ईयर। इसके अलावा हमने देखा था नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लिमिट्स लगा दी हैं कैश विथड्रॉल पे और मिनी स्टेटमेंट पे, और इन्होंने कहा है कि मैक्सिमम लिमिट अब 5 है फॉर ऑल द आधार इनेबल्ड कैश विथड्रॉल ट्रांजैक्शंस पर कस्टमर पर टर्मिनल पर डे। ठीक है, और ये कब से इम्प्लीमेंट हो गई है? जनवरी 15, 2022 से। कुछ और न्यूज़ देख लेते हैं RBI के बारे में। हाल ही में RBI ने पेनल्टी लगाई थी पंजाब नेशनल बैंक पे, कितने की? 1.8 करोड़ रुपए की। किस वजह से? क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक गिल्टी पाया गया था कि वो फॉलो नहीं करता है ठीक से बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 को। ओके, और इसके अलावा इन्होंने पेनल्टी लगाई थी ICICI बैंक पे, कितने की? 30 लाख रुपए की, फॉर डेफिशिएंसीज इन रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। ठीक है, इसके अलावा RBI ने इंट्रोड्यूस कर दिया है PCA फ्रेमवर्क को, मतलब प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क को। किस लिए? फॉर लार्ज NBFCs के लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, और ये कब से हो जाएगा? फ्रॉम अक्टूबर 2022। एक और छोटी सी न्यूज़ देख लेते हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक बन गया है बैंकिंग पार्टनर, किसका? स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का,
तो अभी अपनी सर्विस किसको देगा? एम्प्लॉयज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया रिसेंटली ग्रांटेड $900 मिलियन लोन टू विच कंट्री टू टैकल फॉरेक्स क्राइसिस? तो किस कंट्री के फॉरेक्स क्राइसिस को, फॉरेक्स प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए इंडिया ने $900 मिलियन का लोन दिया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है श्रीलंका। इसके अलावा श्रीलंका कोशिश कर रहा है कि $1 बिलियन लोन वो इंडिया से ले सके बाय इंपोर्ट्स। एक्चुअली यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई है डॉलर्स की, और इस वजह से जो भी ज़रूरी सामान है उनकी भी शॉर्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। श्रीलंका काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम से इस टाइम घिरा हुआ है, ठीक है। इसके अलावा मुल्ला पेरियार डैम की बात करें तो ये कहाँ पे है? ये है पेरियार रिवर में। पेरियार रिवर एवरीबडी नोज कि ये कहाँ है? इन द स्टेट ऑफ केरला। एक्चुअली केरला और तमिलनाडु बॉर्डर पे डैम बनाया गया है, ठीक है। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि इस डैम को एक्चुअली बनाया किसने था? कर्नल जॉन पेनिक्विक ने। कब? 1895 में। और ये जो डैम है ये तमिलनाडु के 5 डिस्ट्रिक्ट को पानी प्रोवाइड करता है, और इस वजह से रिसेंटली तमिलनाडु ने डिसाइड किया है कि ये एक स्टैचू बनाएंगे कर्नल जॉन की। कहाँ पे? यूनाइटेड किंगडम में। इस वजह से न्यूज़ में था। और याद रखिएगा कि 15 जनवरी को जब पोंगल मनाते हैं ये लोग, तो उसी के साथ ये लोग कर्नल जॉन का बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मुल्ला पेरियार डैम थोड़ा सा न्यूज़ में था। इसके अलावा टोंगा की बात करें तो एक ग्रुप है 170 आइलैंड्स का, जो कि कहाँ पे है? साउथ पैसिफिक ओशन में। क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि यहाँ पे भी हाल ही में एक बहुत बड़ा वोल्केनिक इरप्शन हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत तबाही हो गई है। और टोंगा इस वजह से भी न्यूज़ में था कुछ दिन पहले, या फिर आप कह सकते हैं कुछ महीनों पहले, क्योंकि बहुत दिनों के बाद फाइनली यहाँ पे एक पहला केस आया था कोविड का, जब ऑलमोस्ट सेकेंड वेव पूरी दुनिया को हिट कर चुकी थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एज ऑफ जनवरी 2022 व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ एयरबैग्स दैट आर कंपल्सरी फॉर व्हीकल्स कैरिंग अप टू 8 पैसेंजर्स? एक्चुअली हमने देखा था कि सिर्फ एक ड्राइवर एयरबैग कंपल्सरी था सभी पैसेंजर व्हीकल के लिए। कब से? 1 जुलाई 2019 से। लेकिन 2 एयरबैग अब कंपल्सरी हो गए हैं। कब से? जनवरी 2022 से। तो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने हाल ही में एक नोटिफिकेशन बनाया है और उसको अप्रूव किया है ताकि 6 एयरबैग कंपल्सरी हो जाएं उन सभी गाड़ियों के लिए जिसमें 8 पैसेंजर ट्रेवल करते हैं, ठीक है। एम क्या है बेसिकली? ताकि अगर बाय द वे एक्सीडेंट होता है फ्रंटल या फिर लेटरल किसी भी तरह से, तो जो लॉस होता है ह्यूमंस या फिर प्रॉपर्टी का, तो वो कम से कम हो। इसके अलावा याद रखिएगा हम इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे कब मनाते हैं? 7 दिसंबर को, ताकि लोग जान सकें जो रोल प्ले करता है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन हमारी ज़िंदगी में, उसको अप्रिशिएट करने के लिए। और ये एक यूनाइटेड नेशंस बॉडी है और इसका काम क्या है? टू एंश्योर कॉपरेशन अमंग वेरियस एयर कैरियर्स, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? कनाडा में। इसके अलावा हमने देखा था मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सिविल एविएशन मिस्टर वीके सिंह ने हाल ही में अनाउंस किया है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया वर्क कर रही है किस पे? कंट्री के पहले फेशियल रिकॉग्निशन टेक बेस्ड बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम पे, ठीक है। और ये पार्ट है किसका? फर्स्ट फेज ऑफ डिजी यात्रा। डिजी यात्रा स्कीम क्या है? एक्चुअली एक तरह की स्कीम है जो कि ट्रैवलिंग को, बेसिकली एयर ट्रैवलिंग को पूरी तरीके से पेपरलेस बनाना चाहती है, ओके। और इसके अलावा याद रखिएगा ब्रिटिश एयरवेज बन गई है पहली एयरलाइन जो कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का यूज़ करके अपनी फ्लाइट्स को पावर करेगी, ठीक है। और ये कहाँ से लाएंगे ये फ्यूल? इसके लिए इन्होंने साइन किया है एग्रीमेंट किसके साथ? फिलिप्स 66 के साथ, ठीक है। तो बहुत जल्दी शायद इसी साल से इनकी फ्लाइट इस तरह की शुरू होने लगेगी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का यूज़ करके। इसके अलावा कुछ दिन पहले हमने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एयरपोर्ट ऑफ श्रीनगर को डिक्लेयर कर दिया है कि ये मेजर एयरपोर्ट है। तो सेंटर कब किसी एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट डिक्लेयर करती है? तो अंडर द एरा एक्ट ऑफ 2008 सेंटर किसी भी ऐसे एयरपोर्ट को मेजर एयरपोर्ट डिक्लेयर कर सकती है अगर वहाँ पे कम से कम 35 लाख लोगों का एनुअल ट्रैफिक होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन इज द आर्मी डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर इन इंडिया? तो 15 जनवरी को हम ये दिन सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इसी दिन जनरल KM कैरियप्पा, जो कि बाद में फील्ड मार्शल बन गए थे, ये बन गए थे इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, ठीक है। तो इस
सेलिब्रेशन के दिन हाल ही में एक नई यूनिफॉर्म को अनवील किया गया है इंडियन आर्मी के लिए, जो कि एर्गोनॉमिकली डिज़ाइन की गई है। ओके, इसके अलावा बात करते हैं एक रिपोर्ट की जो कि ऑक्सफैम की तरफ से रिलीज की गई है। इसका नाम क्या है? इनइक्वालिटी किल्स। क्या है इस रिपोर्ट में? तो इस रिपोर्ट के हिसाब से 84% लोगों की इनकम कम हो गई है इंडिया में 2021 में, लेकिन जो इंडिया के बिलियनर्स हैं वो 102 से फाइनली 142 हो गए हैं। तो फाइनल बिलियनर्स कितने इंडिया में? 142। साथ ही 2021 में जो कलेक्टिव वेल्थ है इंडिया के 100 सबसे अमीर लोगों की, वो 57.3 लाख करोड़ रुपीस से भी ज़्यादा चली गई है। और इसी साल में अगर निचले 50% लोगों की बात करें जो सबसे गरीब हैं, उनके पॉपुलेशन की जो नेशनल वेल्थ है वो 6% भी नहीं है। ठीक है, तो इट इज़ वेरी शेमफुल। तो इसमें इतना डेटा रिलेवेंट नहीं है कि मैंने इसे आपको साइड में बताया है। आपको सिर्फ याद रखना है कि इनइक्वालिटी किल्स ये रिपोर्ट किसकी है? ऑक्सफैम की है। इसके अलावा इन दिनों लिपुलेख बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि लिपुलेख में कंस्ट्रक्शन होगा, किसके द्वारा? बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये अनाउंसमेंट करते ही नेपाल एक्टिव हो गया। नेपाल कहने लगा कि लिपुलेख उसका एरिया है और यहाँ पर आप इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। उसके बाद इंडियाज एम्बेसी ने बहुत क्लियर किया नेपाल को कि ऐसा कुछ नहीं है, लिपुलेख का एरिया, इसके अलावा काला पानी का जो भी एरिया है वो इंडिया का ही है, आपका उस पर कोई भी अधिकार नहीं है। तो बस छोटी सी न्यूज़ थी, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि लिपुलेख जो है वो किस कंट्री के बॉर्डर पे आता है? तो आंसर है नेपाल। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which state passed law to provide 75% reservation in private sector to candidates from the state? तो कौन सा ऐसा स्टेट है जो 75% का रिजर्वेशन प्रोवाइड करेगा प्राइवेट सेक्टर में स्टेट के ही लोगों के लिए? एक्चुअली हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020 पास किया गया था ताकि 75% रिजर्वेशन दिया जा सके प्राइवेट सेक्टर में कैंडिडेट्स को। लेकिन इसका सिर्फ एक क्राइटेरिया ये है कि जिस जॉब पे आप जा रहे हैं उसकी मैक्सिमम सैलरी 30,000 होनी चाहिए। ठीक है, और ये अब इफेक्ट में आ चुका है 15 जनवरी 2022 से। और इसके लिए एक डेडिकेटेड पोर्टल भी तैयार किया गया है, साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी अरेंज किया गया है ताकि प्रॉपरली इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो आंसर है हरियाणा। इसके अलावा हरियाणा गवर्नमेंट की बात करें तो ये इसलिए भी न्यूज़ में था क्योंकि इन्होंने अमेंड किया है अपना एक्साइज एक्ट ऑफ 1914 को, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा इंसान जो 25 साल का है वो खरीद सकता है, बेच सकता है और कंज्यूम कर सकता है शराब को। तो अब इन्होंने इसको अमेंड करके क्या बना दिया है कि 25 साल की जगह इसको 21 साल कर दिया गया है। याद रखिएगा कुछ दिनों पहले दिल्ली ने भी इसकी एज लिमिट को घटा के 21 साल कर दिया था। ठीक है, और अब आ जाते हैं आपके क्विज पे। ये हैं 5 क्वेश्चंस जो कि आपको बताने हैं। यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, ध्यान से क्वेश्चंस पढ़िए और जो भी आपको आते हैं उसका आंसर कमेंट्स में लिखिए। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। इसके अलावा आप कोई भी रिव्यू और फीडबैक देना चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं कमेंट्स में। डेफिनेटली हमें खुशी होगी जानकर और हम उसको अपने नेक्स्ट सेशन में फॉलो अप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर इजाज़त दीजिए, कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। Till then, stay tuned. Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.